तो यहाँ से शुरू करती वीडियो, हूँ। एक मिनट सरिता जी, वीडियो कॉलिंग जो है ना उसकी आवाज जो है ना वो बराबर रखना। राहुल को बोलो, अभी सुनाई नहीं देगा तो पूरा आपके मुंह से लिखा नहीं जाएगा। अभी आप पिछली बार का जो भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया उसको मैं आपको लिखवा दूंगी, आप उसकी टेंशन नहीं लेना, ठीक है? इस बार ठीक अच्छे से करते रहे, ठीक ठीक। है? मांगलिक योग जो होते हैं वो जब मंगल हमारे 1, 4, 7, 8 और 12 हाउस में बैठा होता है, 12 भाव में बैठा होता है, तो उसे मंगलिक योग बोलते हैं। और विवाह में जनरली कहा जाता है कि अगर मांगलिक योग है तो विवाह में दिक्कतें आती हैं, शादी जो है वो लेट हो जाती है, शादी के बाद दिक्कतें आती हैं, वही असर पति के ऊपर आता है, विवाह चलने में दिक्कत आती है। तो इसे चेक करना जरूरी है कि मंगल योग जो है वो कब कट जाता है। तो मैं इसके बारे में पहले लिखवा दूं कि मांगलिक योग किसी की कुंडली आपके पास आती है तो वो मांगलिक योग कब किस किस कहाँ पे ग्रह बैठे होते हैं, तो वो मंगल योग का काट क्या है, मंगल योग कब कब कट जाते हैं। जिसको बोलते हैं मांगलिक भंग योग, मांगलिक भंग योग, जो कि कहते हैं कि योग जो है परिस्थिति के अनुसार भंग हो जाता है। नमस्ते सरिता जी, वीना जी, राहुल जी। नमस्कार। राणा सर भी बोलते हैं वेट करिए, मैं आ रहा हूँ बाहर। नहीं, मेरे हस्बैंड लेके जा रहे हैं तो मैंने कहा मैं क्लास अटेंड कर लेती हूँ। ठीक है। कुछ परिस्थितियों के अनुसार भंग हो जाता है। भंग योग की जानकारी लेकर हम पाते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मांगलिक योग जो है पूरी तरीके से पूरा असर देता है, और देता है तो इतना देता है कि विवाह फिर वो खंडित होते हैं, रोज के झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं ये रीजन दे देती हूँ, कुछ 7, 8, 10 रीजन है जिससे मांगलिक योग जो है वो भंग हो जाता है। जन्म कुंडली में अगर 1, 4, 7, 8, 12 में शनि देव विराजमान हो जाते हैं तो जातक का मांगलिक योग भंग बन जाता है। मतलब अगर 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है और इसी में से किसी में अगर शनि बैठ जाते हैं तो वो बंदा मांगलिक योग उसका कट जाता है, वो मंगली नहीं रह जाता, या जातक मंगली का योग जो है वो खत्म हो जाता है उसका। दूसरी चीज है कि मेष का मंगल अगर लगन में हो, अगर किसी का मंगल मेष का है और लगन में है तो भी जो है मंगलिक योग खत्म हो जाता है। वृष का चतुर्थ भाव में, अगर वृष राशि का चतुर्थ भाव में हो तो उसका मंगल योग भंग हो जाता है। सप्तम हाउस में सप्तम में मकर का अगर मकर का अगर सप्तम हाउस में हो तो मंगल योग भंग हो जाता है। 7th हाउस में अगर मकर का मंगल है तो भी जो है मंगल योग भंग हो जाता है। और कर्क राशि का 8वें में अगर मंगल है तो भी जो है उसका मंगल योग भंग हो जाता है। और धनु का सातवें घर में भी मकर का मंगल, और नहीं, उसमें कर्क कर्क मैम कर्क, सातवें घर में कर्क का मंगल, जी, जी। 7वें घर में कर्क का मंगल हो तो भंग हो जाता है, और 8वें घर में धनु का मंगल हो तो जो है उसका मांगलिक योग कट जाता है। मतलब तब वो बंदा मांगलिक नहीं होता है। वैसे हमें पता नहीं है वो किस हाउस में बैठा हुआ है, और मैं उसको बोल दिए कि हाँ ये मांगलिक है, मगर ये रीजन लगा के देखिएगा कि ये अगर फोर्थ हाउस में वृश्चिक का हो तो, 4th हाउस में वृश्चिक का हो, वृश्चिक का, वृश्चिक, ठीक है जी। अब 3rd नंबर है, यदि मंगल किसी भी भाव में सूर्य से अस्त हो जाए तो भी मांगलिक योग कट जाता है। यदि मंगल किसी भी भाव में सूर्य से अस्त हो जाता है तो भी मांगलिक योग कट जाता है, तो भी वो मंगल अपना उतना असर नहीं दिखा पाता जितना उसका असर पूरा मिलना चाहिए, ठीक है। 4th नंबर पे, यदि
4th नंबर, यदि गुरु देव कुंडली में कहीं भी बैठे हो या युति में उनकी दृष्टि पड़ रही हो 7th पे या फिर मंगल पे, तो भी इसका परिहार हो जाता है। मतलब मंगल के साथ में गुरु हो या मंगल पर गुरु की कहीं से दृष्टि पड़ रही हो, तो भी ये प्रभाव खत्म हो जाता है। वो मंगल अपनी क्षमता को पूरी तरीके से खराब नहीं कर पाता, मतलब पूरा अपना असर नहीं दिखा पाता है। 5वें नंबर पे है, यदि मंगल बलयुक्त चंद्र की युति में हो, यदि मंगल चंद्रमा अगर बहुत फुल मून है या बहुत अच्छा चंद्रमा बैठा हुआ है, तो उसकी भी दृष्टि में अगर आता है तो भी उसका मंगल दोष खत्म हो जाता है। मतलब चंद्र जो है वो मंगल की गलत पावर को कम कर देता है। कहते हैं ना, अगर मंगल में आग है तो चंद्र के पास पानी है, वो उसकी गर्मी को शांत कर देता है। मंगल चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर होनी चाहिए या मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर होनी चाहिए? ज्योति, चंद्रमा की दृष्टि मंगल पे होनी चाहिए, चंद्रमा की, जी जी, क्योंकि अग्नि तत्व है मंगल और चंद्र जो है वो जल तत्व है, तो वो उसको ठंडा कर देता है, उसकी गर्मी को शांत कर देता है। छठी चीज है कि यदि मंगल 0 डिग्री या 29 डिग्री का पड़ हो तो भी ये योग नहीं रह जाता। मतलब मंगल जो है अपना असर नहीं दिखा पाता जितना बुरा असर वो दिखा सकता था। कुंडली मिलान में जब कुंडली मिलान करते हैं, जब गुण मिलान करते हैं, जब गुण मिलान करते हैं, अगर किसी भी बंदे की कुंडली 28 गुण से मिल जाती है, किसी भी बंदे की कुंडली 28 गुण से मिल जाती है, तो उसमें भी अगर किसी का मंगल दोष है, यानी कि वो मांगलिक है, एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर 28 गुण से कुंडली मिल रही है, उसमें से एक बंदा मांगलिक है, तो भी वो उसका असर कम हो जाता है। मतलब वो मंगली जो है वो नहीं रहता। आठवां रीजन है, यदि लड़की की कुंडली में जिस भाव में मंगल हो उसी भाव में कोई पापी ग्रह पड़ा हो लड़की का, तो भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाए। या यदि लड़की की कुंडली, जैसे कि शनि के अलावा और कौन सा ग्रह है? राहु अगर मंगल के साथ में पड़ता है तो मैम वो खत्म नहीं करता है। नहीं, लड़की के साथ नहीं, अगर लड़की की कुंडली में जहाँ भी मंगल दोष है, तो लड़के की कुंडली में वहां पर कोई दूसरा क्रूर ग्रह, शनि का तो आपने बता दिया, दूसरा ग्रह कौन सा? और दूसरा ग्रह और सूर्य वगैरह, क्योंकि मंगल के साथ में हाँ सूर्य भी होगा, तो भी उसके दोष का परिहार हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के द्वितीय भाव में जो है वो मंगल पड़ा हुआ है लड़की के, उसी में लड़के का जो है वो सूर्य बैठ जाए। क्रूर ग्रह तो मंगल, सूर्य, राहु को भी कह सकते हैं। राहु वैसे क्रूर तो नहीं कहा जाता, पापी है वो, पापी है, पाप है। जब राहु और केतु और शनि, राहु केतु पाप ग्रह हैं, राहु केतु के साथ जब शनि मिल जाता है तो ये तीनों मिलकर के पापी ग्रह हो जाते हैं, ये तीनों पापी हैं। क्रूर मंगल ही होता है, और सूर्य को भी कहीं कहीं कहा जा सकता है। 7th नंबर पे, यदि 7th हाउस का स्वामी कुंडली में कहीं से अपने भाव को देखे, जैसे मान लीजिए कि लग्नेश जाकर सप्तमेश जाकर के लगन में बैठ जाए, या अपनी दृष्टि से जैसे सूर्य ही बैठ गया लगन में, या जिसकी 5वीं 7वीं दृष्टि होती है, या शनि ही बैठ गया जिसकी 3री 7वीं 10वीं दृष्टि होती है, अगर वो अपनी दृष्टि से 7th हाउस को देखता है तो भी वो अपने घर को खराब नहीं करता। मतलब अगर लड़की लड़के में किसी की भी कुंडली में सप्तमेश जाकर के अपने 7th हाउस को देखे
तो वो बंदा अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। अपने भाव को वो बचाने की पूरी कोशिश करेगा, वो विवाह को रद्द नहीं करना चाहेगा। ठीक है मैम? जी ठीक है। हाँ जी। ये हो गए। ये अब मैं बताऊंगी कि लव मैरिज के क्या क्या चांसेस बनते हैं, मतलब लव मैरिज कैसे देखते हैं। लव मैरिज का पहला कारण है कि अगर सप्तमेश और पंचम का योग बनता है, सप्तम लॉर्ड का और पंचम का, मतलब सप्तमेश पंचम में बैठ जाए या पंचम सप्तम में बैठ जाए, दोनों अदला बदली कर ले, या यानी फिफ्थ एंड सेवंथ हाउस, हाँ दोनों अदला बदली कर ले, या फिर फिफ्थ सप्तम में बैठ जाए, सप्तम पंचम में बैठ जाए, या फिर सेवेंथ लॉर्ड नाइन्थ हाउस के साथ भी यही कारण है। सप्तम जो है वो सप्तमी जो है वो नवम में बैठ जाए, नवमी जो है वो सप्तम में बैठ जाए, तो भी जो है लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। ये योग जो है, ये चारों योग लव मैरिज के बनते हैं। एक कारण ये भी होता है कि सप्तम और पंचम मिलकर के कहीं बाहर भी युति करके बैठ जाए। सप्तम और पंचम जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, या समझ लीजिए 9 हो गया, गुरु और शुक्र, या जो भी, मतलब जो भी 3 और 5 और 7 में नंबर है, उसके मालिक जो है वो कहीं भी युति में बैठ जाते हैं, तो भी इसके चांसेस बनते हैं, लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। मैम ये रिपीट कीजिए, ये समझ नहीं आया। ये 4 योग जो सप्तम पंचम में और पंचम सप्तम में, सप्तम नहीं, नवम, वो वाला नहीं। अभी अच्छा ये आप बताए ना कि अगर सेवंथ और फिफ्थ भाव जो है वो तीसरे अठवें नौवें में जाकर बैठ जाए, जहाँ पे गुरु शुक्र हो। नहीं, जैसे मान लीजिए कि तीसरे का लॉर्ड, सॉरी सप्तम का लॉर्ड और पंचम का लॉर्ड, वो तो पता लग गया है, दोनों के लॉर्ड कहीं युति में बैठ जाए। हाँ वो पता लग गया, ये जो अभी लाइन लिखाई है। हाँ, सप्तम का लॉर्ड, नवम का लॉर्ड युति में कहीं जाके बैठ जाए, तो भी बन जाता है। मैं वो एग्जांपल दे रही थी कि अगर 3 नंबर लिखा है तो बुध हो गया, 9 नंबर लिखा है तो गुरु, तो बुध और गुरु मिल करके कहीं युति में बैठ जाए, तो मैं ये एग्जांपल दे रही थी। नवे में नहीं बैठना, कहीं भी बैठ जाए, मतलब जो कोई भी लॉर्ड होगा उसका, हाँ, कोई भी ग्रह हो, हाँ वही बैठ जाए जी। यानी पंचम का और सप्तम का स्वामी कहीं भी युति में बैठ जाएं, और फिर सप्तम और नवम के स्वामी कहीं भी युति में बैठ जाएं। या फिर लिंक से दृष्टि हो रही हो, 5, 7, 9 की दृष्टि बन रही हो, लिंक बन रहा हो, नाड़ी में बताते ना 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि हो, तो भी ये सिचुएशन बन जाते हैं। जब कुंडली मिलाएंगे ना तो ये सब चीजें चेक करिएगा। 5, 7, नाड़ी में तो 5, 7, 159 9 और की दृष्टि तो सिर्फ बृहस्पति की पर होगी। लिंक दृष्टि 5, 7, 9 की होती है ना मैम, वो बृहस्पति की होगी। मैम आप लिंक कह रहे हो या फिर दृष्टि कह रहे हो? क्योंकि लिंक तो 1, 5, 9 का बनेगा, 2, 6, 10 का बनेगा। वो लिंक नहीं, नाड़ी के अकॉर्डिंग तो हाँ, लिंक अलग बनेंगे ना, हाँ, और इसके अकॉर्डिंग दृष्टि अलग होगी। नहीं, वो दृष्टि नहीं, वो दृष्टि नहीं, लिंक की दृष्टि केवल 5, 7, 9 की दृष्टि। आप नाड़ी, हाँ, नाड़ी, आप 1, 5, 9, 2, 6 नाड़ी के नहीं, अकॉर्डिंग कह रहे हो ना? हाँ, वो लिंक बनना वो तो अलग बात होगी। हाँ, वो ये लिंक दृष्टि है। अच्छा, इसे लिंक दृष्टि कहते हैं। हाँ, इसको लिंक दृष्टि बोलते हैं। हाँ, तो वो तो फिर 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3 वो ऐसे करके आएगा ना।
3 7 11। अच्छा, ऐसे मतलब मान के चलें 7 का कोई एग्जाम्पल दीजिए सरिता मैम, कोई एग्जाम्पल दीजिए कुंडली ये का। ये लिंक की दृष्टि जो होती है ना शिवानी मैम, जो ये जो भाव जो ये जो वैदिक की दृष्टियां हैं, ये जो बोलते हैं ना 1 5 9 2 7 10 2 3 7 11, ये वैदिक की दृष्टि है। जो 5 7 नहीं 9 नहीं 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 नहीं, जो ये दृष्टियां जो है ना, दृष्टियां 2 6 10 तो होती ही नहीं वैदिक की। ये तो 2 6 वैदिक की दृष्टियां 2 तो 6 अलग 11, होती है। ये तो 2 6 10 वगैरह, ये तो लिंक जो आते हैं वो नाड़ी के आते हैं। 1 5 लेकिन 9 ये 2 वैदिक 6 में भी 10 ये 3 वैदिक में भी 7 पंक्ति 11 है। 4 8 12, हाँ हाँ, ये ये वैदिक तो में भी पंक्ति है। नाड़ी के हैं। वो त्रिकोण भाव है ना सारे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि ही देखनी है। आप एग्जाम्पल दे हाँ, दीजिए। वो वैदिक की है, हाँ, वो वैदिक की आ गई। 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि, जैसे मान लीजिए कि एक ये कह सकते हैं कि एक ग्रह बैठा हुआ है 5 में बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि जो है पंचम नवम की दृष्टि बन जाएगी। एक ग्रह जो है 5 में बैठा हुआ है, दूसरा जो है वो उसकी दृष्टि 9 पे पड़ रही है, और 9 का मालिक जो है जाकर के 11 में बैठ जाता है। तो पंचम सप्तम और 11 की दृष्टि आपस में मिल जाएगी, क्योंकि 5 6 7 8 9 मिल गया 5 नंबर से, 9 10 11। यानी आपका एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 5th हाउस में फॉर एग्जाम्पल शुक्र बैठा है, और 9th हाउस में सूर्य बैठा है, हाँ, तो वो उसका लिंक बन गया, लिंक बन जाएगा, है ना? आप ऐसे हाँ, कह रहे हो ना? नवम पंचम बन गया, है ना? वैसा लिंक, जैसे नवम ठीक है। पंचम बन गया, पंचम 5 और 11 का लिंक बन गया। हाँ, 1 5 1। तो ये क्या, ये चीज लागू सिर्फ 1 5 9 से होगा, या फिर 2 6 10 का भी होगा, और 3 7 11 का, और 4 8 12 का भी होगा? सिर्फ इसी से ही बोला, सिर्फ एक ही लिंक का होगा ना, 1 5 9 का? हाँ, बस इसी को लिंक दृष्टि बोला। अगर वो फर्स्ट हाउस में बैठा है तब भी? हाँ, ये तो मैंने बता दिया ना कि 9th और 7th जो है कहीं युति में बैठ जाते हैं तो भी लव मैरिज के चांसेस बनते हैं, लेकिन केवल और केवल पंचम का सप्तम में बैठना, पंचम का नवम में बैठना, या नवम का पंचम में बैठना, या पंचम सप्तम का पंचम में बैठना काफी नहीं होगा। मतलब आप किसी का देखते हैं कि अरे ये पंचम का सप्तम का योग बन रहा है तो इसकी लव मैरिज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके साथ 2 या 3 योग बनने चाहिए, और साथ में उसके राहु का कहीं से कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके लव मैरिज के जो योग हैं वो कट जाते हैं। यदि लव मैरिज के योग में राहु भी लिंक्ड हो जाए तो योग कट जाएगा। दूसरी चीज, सरिता की कोई कुंडली होगी लव मैरिज की? जब मैं कुंडली करवाऊंगी ना मैम, मैं कुंडली करवाऊंगी, मेरे पास 5 कुंडलियां हैं। आज कुंडली पे मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। आज केवल आप नोट कर लीजिए, जितनी जितनी चीजें होंगी ना, जब मैं कुंडली डिस्कस करूंगी मैं सब क्लियर कर दूंगी। जब जैसे मान लीजिए कि शुक्र है, ठीक है, पंचम का लॉर्ड जो है सप्तम का लॉर्ड मिल करके कहीं बैठे हुए हैं, उसमें शुक्र भी ऐड है, और उसमें राहु जब ऐड हो जाएगा तो उनके दिमाग में भाग कर शादी होने के योग बनते हैं। शुक्र के साथ में जब राहु होगा तो भाग के करते हैं शादी। शुक्र इन्वॉल्व होगा, राहु इन्वॉल्व होगा, तो इन लोग भाग करके शादी करेंगे। और साथ में अगर गुरु भी किसी दृष्टि में मिल जाता है तो ये शादी लव मैरिज कम अरेंज मैरिज हो जाती है, कहीं गुरु की दृष्टि पड़ जाती है। शुक्र राहु के साथ में गुरु का लिंक हो जाता है, तब ये
शादी जो है लव कम अरेंज मैरिज का योग बनाता है। 5, 7, 9 से ही देखते हैं लव कम अरेंज, जिसमें शुक्र का मिलना, राहु का मिलना और गुरु का मिलना जरूरी हो जाता है। ठीक है मैम, इसको अगर जब अगर मतलब कुंडली उसके शेयर स्वामी करके क्लियर जो है करेंगे। सप्तम के स्वामी कोई दूसरा ग्रह है तभी मिलेगा, तब भी ऐसा होगा? कोई भी ग्रह हो, हम्म, जब ये केवल एक से ही नहीं होगा, हम्म, जब तुम्हारा पंचम नवम सप्तम सबका योग बन रहा है, साथ में जाके 11th हाउस में बैठ जा रहे हैं और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु की भी दृष्टि एक जगह पड़ रही है, तो ये योग बन रहा है। सरकार जी, मैं जी। थोड़ी देर बाद क्लास ज्वाइन करती हूँ। मैं 5 मिनट हो गए, मेरी बहू गिर गई है, उसको ओहो, बाद में देख लूंगी मैं। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। हाय हाय। ठीक है, क्लियर। मान के चलिए कोई भी ग्रह हो, ये आपस में मिलते हैं। शुक्र हो गया, राहु हो गया, और पंचम मतलब सप्तम पंचम का मतलब युति होता है या दृष्टि होता है, और राहु है वहाँ पे, तब ऐसा होगा, भाग के शादी करेंगे। तब ऐसा होता है। और मैं गुरु बीच में 5 मिनट ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ। वो मेरी बहू अचानक बेड से उसका राउंड होने से आवाज नहीं आ रही गिर गई है, गिर गई है मैम, आप वो। देख लीजिए, मैम आप देख लीजिए, परेशान मत होइए, मैं आपको हर चीज क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब अब बताती हूँ विदेशी व्यक्ति से कैसे शादी हो। विदेशी व्यक्ति से इसमें 12th हाउस का मिलना होगा, मतलब 7वें का, 5वें का, 9वें का, 12वें से लिंक होगा, या फिर उसके हाउस का लिंक होगा। 7वें का लॉर्ड जो है वो 12वें घर में जाकर के युति बना के बैठ जाए, या फिर 7th का लॉर्ड 12th का लॉर्ड 5th में बैठ जाए या 9th में बैठ जाए, तो भी जो है वो या तो पति पत्नी विवाह के बाद फॉरेन में जाके बस जाएंगे, या फिर वो लोग घर से निकल करके कहीं बाहर चले जाएंगे, मतलब उनका बाहर का योग बनता है, बाहर के व्यक्ति से विवाह का योग बनता है। ये इसी से देखते हैं कि 7th का लॉर्ड और 12th का लॉर्ड, या 7th के घर में बैठे हुए स्वामी का और 12th में बैठे हुए स्वामी का आपस में कोई ना कोई संयोग, तब जो है ये योग बनता है। या तो 7 का स्वामी 12th में बैठ जाए, या 12th का स्वामी 7 में बैठ जाए, या 12th और 7 का युति हो जाए, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, जी ठीक है। इससे चांसेस बनते हैं। एक योग ये भी है कि जैसे कोई वाइफ आती है तो वो घर में, मतलब आप ये देख के बता सकते हैं, लोग पूछते हैं ना कि घर में आएगी तो उसकी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, वो कमा पाएगी कि नहीं कमा पाएगी, मतलब वो काम आगे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। उसके लिए देखते हैं कि 7th का लॉर्ड जो है, 7th का लॉर्ड 10th में, 11th में, 2nd में, 4th में और 5th में, ये अगर जाके बैठते हैं तो उनका पार्टनर जो है वो कमाता ही है, बेशक बहुत ज्यादा ना कमाए, लेकिन कमाएगा तो कमाएगा। कमाते हैं ये लोग, पैसा अर्न करते हैं, चाहे जिस भी सोर्स से, चाहे वो घर में मेहंदी लगा करके ही पैसा कमा ले, लेकिन वो पैसे अर्न करेगी अगर इन सिचुएशन में बैठा हुआ है तो उसका स्पाउस। जातक का स्वामी मतलब उसमें बैठा हुआ है तो 7th नंबर 10th का। में, 11th में, 2nd में और 4th में और 5th में। जी 7 नंबर के स्वामी बैठे हैं तो। जी जी। जी ठीक है। इसके बाद जो है कुछ योग जो होते हैं वो
आप इन योगों को, जैसे कोई आया आपके पास प्रॉब्लम लेकर के आया कि मेरे लड़के की शादी नहीं चल रही है या मेरी लड़की की लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उनका पहले आप कौन कौन से योग चेक करेंगे, कौन कौन से ग्रह योग हैं जो कि खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। पहले देखेंगे, फर्स्ट रूल है कि 7th में अगर शनि राहु केतु सूर्य कोई भी बैठ जाए, अगर बैठा हुआ है शनि राहु केतु सूर्य, तो उसकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, लेकिन प्रॉब्लम तो रहेगी। 7th हाउस में शनि राहु केतु सूर्य बैठ जाए, बेचारी रीना मैम परेशान हो। सेकंड नंबर, 7th का लॉर्ड जो है वो 6th में बैठ जाए। 6th में बैठ जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। 8th में भी बैठ जाए तो लंबी बीमारी देता है, अगर उसकी एनर्जी कहीं भी पॉजिटिव नहीं हो रही है तो। थर्ड नंबर है शुक्र ग्रह की युति या कंजंक्शन राहु केतु के साथ में हो जाए तो गड़बड़ होता है। मतलब शुक्र का राहु के साथ में होगा दिमागी तौर पे, शुक्र का केतु के साथ में होगा तो फिर तो भी जो है वो आए दिन मैं तलाक ले लेता हूँ, मैं तलाक ले लेता हूँ, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती ही आती है अगर आपने कोई उपाय नहीं किया है तो। फोर्थ नंबर है कि शुक्र ग्रह के ऊपर अगर राहु या केतु की दृष्टि पड़ जाती है, शुक्र ग्रह बैठा हुआ है 7th हाउस में, उसके ऊपर राहु केतु की पंचम सप्तम नवम की दृष्टि होती है, कहीं से दृष्टि डाल रहा है तो भी दिक्कत होता है, तो भी प्रॉब्लम आती ही आती है। फिफ्थ नंबर, यदि टेंथ हाउस का अगर आपका 10th हाउस प्रॉब्लम है, मतलब सप्तम से चतुर्थ भाव सुख का देखते हैं कि शादी का सुख कहाँ से मिलेगा, तो सप्तम से जो चतुर्थ होगा वो 10वां घर होगा, उसी से देख के पता चलेगा आपको शादी का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दशम भी इसको चेक करना है कि आपका दशम कैसा है, क्योंकि शुक्र ही कारक है शादी का। तो अगर मान लीजिए कि सप्तम तो देखेंगे ही देखेंगे, 10th हाउस में भी देखेंगे, क्योंकि सुख वहीं से मिलना है। वहां अगर गड़बड़ प्लेनेट है, कोई खराब प्लेनेट है, तो भी शादी में सुख नहीं लेने देता। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो शादी में सुख नहीं लेने देते। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती ही रहती है, मगर बहुत सारे रीजन है जो कि शादी में सुख लेने नहीं देते। लेकिन बहुत सारे योग अगर बन रहे हैं और गुरु की दृष्टि कहीं से पड़ती है, तो बोलते हैं ना कि जैसे शिवानी मैम ने बोला था कि गुरु गंगा जल है, तो अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो वो तलाक योग या मारपीट या फिर झगड़े या फिर जानलेवा हमला, ये सब चीजों का योग कट जाता है। थोड़ी बहुत लड़ाई होगी फिर शांत हो जाएंगे, फिर थोड़ी बहुत लड़ाई होगी फिर शांत हो जाएंगे, ऐसे करते करते लाइफ कटती है, क्योंकि ये सब हमारे कर्मास हैं, जो हमको ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसा हमारे साथ होता है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती रहती है। लेकिन अगर गुरु का है तो ये सब चीजें कट जाएंगी, या तो प्रॉब्लम आने वाली होगी तो बंदा कहीं बाहर चला जाएगा, या फिर कोई ऐसा रीजन बन जाएगा जिससे वो योग कट जाएगा। उसके बाद है कि 10वें घर का लॉर्ड जो है शत्रु के साथ में हो, 10वें घर का लॉर्ड शत्रु के साथ में हो, 10वें घर के अंदर 2 शत्रु ग्रह हो, या 10वें घर का लॉर्ड जो है वो खराब घर में जाके बैठ गया हो, इन सभी स्थितियों में जो है वो 10वां घर अगर खराब है तो भी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती है। जैसे 10वें घर का लॉर्ड कोई अच्छा ग्रह है, वो जाकर के गुरु है तो गुरु राहु के साथ में बैठ गया कहीं पे, या फिर
बुध और गुरु बैठ गया तो भी प्रॉब्लम आती है, पति के पास दिमाग खाली दिमाग हो जाएगा। या फिर शनि के साथ में राहु केतु मिल गए तो भी प्रॉब्लम आएगी। मतलब उसके अंदर दो शत्रु हो जाएं, या उस हाउस का लॉर्ड जो है कहीं जाकर के शत्रु के साथ बैठ जाए, या फिर 10वें घर का लॉर्ड ही खराब घर में चला जाए, तो भी जो है वो ये स्थिति बनती है। तो मैरिटल लाइफ में इश्यूज आते ही आते हैं। ये है प्रॉब्लम जो कि हमारी शादी को परेशान करते हैं। जो जब आप लोग कुंडली देखेंगे, जब आपके पास कोई आएगा कि हमारी शादी में दिक्कत हो रही है, आप इन सब रीजन को लगा करके, मैं उपाय भी बताऊंगी कि किसकी शादी कैसी चलेगी या नहीं चल रही है तो क्या उपाय देना है। ये पॉइंट यहाँ पे खत्म करके देखते हैं कि लेट मैरिज कब होगी, या कब शादी नहीं होती है, या टाइमली मैरिज क्या होता है, या डिनाइल मैरिज क्या होती है। पहले के टाइम में बोलते थे कि जल्दी शादी हो जाती थी, क्योंकि आज के टाइम में लेट मैरिज का मतलब जैसे 30 के ऊपर चला गया तो लोग लेट बोलते हैं। टाइमली मैरिज को बोलते हैं कि 24-25 में हो गई शादी, 26-27 में हो गई तो भी बोलते हैं टाइम से हो गई शादी। बोलते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस या शुक्र ग्रह के ऊपर कितने जो है वो एफ्लिक्शन है, उतने ही लेट से शादी होती है। ये लेट मैरिज मतलब मान लीजिए कि 7th हाउस को देखेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे मान लीजिए कि 7th हाउस देखेंगे इसके लिए, और 7th के लॉर्ड को देखेंगे और शुक्र ग्रह को देखेंगे। 3 चीज को देखते हैं विवाह के लिए, शुक्र ग्रह को, 7th हाउस को और 7th के लॉर्ड को, यानी सप्तम को और सप्तमेश को और शुक्र को। तो देखेंगे कि 7th हाउस या शुक्र ग्रह के ऊपर कितने ज्यादा ग्रह जो है वो इसके ऊपर एफ्लिक्ट कर रहे हैं, कितने ज्यादा ग्रह जो है पूरे ग्रह इसके ऊपर असर डाल रहे हैं। एफ्लिक्शन का मतलब जैसे मान लीजिए शुक्र के 7th हाउस है, 7th हाउस के ऊपर जो है वो शनि राहु केतु का प्रभाव पड़ गया तो भी जो है वो शादी डिले। जैसे मान लीजिए शुक्र बैठा है 7th हाउस में, उसके साथ शनि राहु केतु भी बैठ गए, या शनि राहु ही बैठ गए, जब केतु की दृष्टि तो पड़ ही जाएगी, तो उसकी शादी अगर 24-25 में होने वाली है तो 26 से 27, 2 साल मान के चलते हैं, 2 साल वो डिले कर देगा। जितने ग्रह बैठे होंगे, शुक्र के साथ में शनि बैठा हुआ है 2 साल लेट, 25 साल में होने वाली है शादी, 27 साल में होगी। शनि के साथ में राहु बैठ गया तो 2 साल और लेट हो जाएगा। 2 साल आप मान के चल सकते हैं, उनको आप मुंह खोल के बोल सकते हैं कि आपकी शादी जो है वो लेट होगी। आप उपाय दे सकते हैं उनको कि आप उपाय करेंगे, राहु को खुश कर लेंगे तो आपकी शादी टाइमली हो जाएगी, अगर योग बन जाता है। शादी होने में शादी लेट तब भी होती है कि जब 7th हाउस पाप कर्तरी योग में आ जाता है। पाप कर्तरी योग मतलब 7th हाउस है, 7th हाउस के एक तरफ शनि बैठ गया, एक तरफ राहु बैठ गया, मतलब दोनों तरफ उसके जो है वो शनि राहु केतु मंगल कोई भी 6th हाउस में और 8th हाउस में बैठ गए तो भी जो है शादी में डिले हो जाता है। ये कारण है शादी में डिले होने। और एक शादी होती है जो कि नॉर्मल होती है, इसमें गुरु बैठ जाएगा, आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही होगी, शुक्र बैठा हुआ है 7th हाउस में, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपकी दशा भी चल रही है। राहु की दशा में भी शादियां होती हैं, राहु की दशा में भी शादियां होती हैं, शनि की दशा में, सप्तम की दशा में शादियां होती हैं, राहु की दशा में भी शादियां होती हैं, सप्तमेश की दशा में विवाह होते हैं। इससे जो है आपके ये कारण है जो कि ये एप्लीकेशन में आएंगे तो 2-2 साल जोड़ के आप लगा लेंगे तो ये शादी जो है वो डिले हो जाएगी। मतलब 2-2 साल आप ऐड कर लीजिए तो भी शादी डिले हो जाती है। मतलब 25 का आपके आज के टाइम को जो है 25 साल मान लीजिए, उससे 2-2 साल आगे बढ़ा सकते हैं लोगों के जो डिले मैरिज होती है। अगर एफ्लिक्शन नहीं है तो टाइम की शादी हो जाएगी, या उपाय भी दे देंगे तो भी शादियां जल्दी करवाई जाती है।
अगर गुरु भी एफ्लिक्शन में आ गया, मान लो गुरु के साथ में राहु आ गया, तो गुरु तब भी प्रॉब्लम कर देता है, गुरु तब भी कुछ नहीं कर पाता। गुरु जो है शनि और राहु के उसमें आ गया तो गुरु दब जाएगा, गुरु को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के उस बंदे की शादी होगी। अगर मान लीजिए गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, राहु या केतु भी बैठ गया 7th हाउस में, तो गुरु दूषित हो जाता है। तो गुरु के अगर आपने जाने अनजाने में उपाय कर लिए हैं तो शादियां टाइमली हो जाती है, और अगर लेट हो रहा है तो आपके पास कोई आता है तो आप उसको उपाय दे सकते हैं। एक एफ्लिक्शन का और भी रीजन है कि गुरु के आगे केतु हो या केतु कनेक्ट हो जाए, तब भी जो है वो मैरिज डिले हो जाती है। नॉर्मली कहते हैं कि अगर 6-8 में अगर बैठा हुआ है गुरु और केतु, गुरु प्लस केतु अगर 6 या 8 में बैठा हुआ है तो शादी का योग जो है वो 30 साल में बनता है। गुरु केतु बैठे हुए हैं तो नॉर्मली जो है शादी का योग 30 साल में बनता है। एक मेन चीज ये भी नोट कर लीजिए कि अगर शनि बैठता है 7th हाउस में, शनि अगर बैठा है 7th हाउस में, तो जो भी उसका स्पाउस होगा वो उससे वो मैच्योर होगा, वो सांवले रंग का होगा, तो उसके लिए लकी होगा, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, मतलब वो समझदार होगी, उस बंदे से समझदार होगी। ठीक है, मैं उपाय बता दूं क्या आज? राहुल जी, शिवानी जी, बता दीजिए मैम। बता दें, वो उपाय बता दें, फिर उसके बाद मैं गुड़ मिलान बाद में करती हूँ। ठीक है, जिस दिन चारों लोग हो जाते हैं गुड़ मिलान उस दिन करवा देते। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी। शुक्र ही कारक है जो विवाह को करवाता है। तो कहते हैं कि अगर किसी भी का शुक्र खराब है, अगर लड़के का शुक्र खराब है, तो कहते हैं कि उसको शुक्र मजबूत कर लेना चाहिए, तब उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो जाती है। अगर लड़का है तो कहते हैं कि उसको हनुमान जी को 108 चोले चढ़ाने चाहिए। जिसका विवाह मान लीजिए लेट हो रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही है, शादी आके कट जा रही है, उसको आप बोल दीजिए कि 108 चोले चढ़ाओगे मंगल के उपाय। नहीं, सॉरी मैम, ये शुक्र के उपाय में बता रही थी ना। शुक्र के उपाय लड़के को करवाना, ये अलग से नोट कर लीजिए। लड़के को शुक्र का उपाय करना है और लड़की को मंगल का उपाय करना है। लड़के की कुंडली देखिए और उसका शुक्र चेक करिए। लड़के की कुंडली देखिए और उसका शुक्र चेक करिए। अगर शुक्र उसका खराब है तो उसकी पत्नी से उसको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उसको शुक्रवार को लक्ष्मी जी का व्रत रखवा सकते, उसको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने बोल सकते हैं, या पत्नी को उसको ड्रेस देने को, मतलब पत्नी को कैसे भी करके खुश करने को बोल सकते हैं, गाय की सेवा कह सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ भी करके हम पत्नी को खुश कर सकते हैं। एक मूल मंत्र उपाय, अगर किसी की शादी डिवोर्स तक पहुंचने जा रही है तो उस पति को कह सकते हैं कि वो 43 डेज तक अपनी पत्नी के पैर दबाए, अगर डिवोर्स तक स्थिति जा रही है तो, मतलब ये विवाह के बाद का। अगर शादी नहीं हो रही है तो शुक्रवार को जो है वो पत्नी ये गाय को जाके ज्वार खिलाएं, अपने नाप के बराबर, अपनी तौल के बराबर गाय को जाके चारा दे दें, उसको पालक खिला दे बुधवार के दिन, और शुक्रवार को जो है वो ज्वार, ये दोनों चीजें खिलाएं। दुर्गा जी के मंत्र भी जप कर सकते हैं।
श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ, ये सब करने से लड़के की शादी अगर खराब है और लड़का आपके पास आता है तो उसको ये उपाय करें। शुक्रवार को करने के लिए अपने नाम के बराबर शुक्र को अच्छा करने के लिए बुधवार को पालक खिलाएं, दुर्गा जी के मंत्र का जाप करें, ओम दुम दुर्गाय नमः। शुक्रवार को लक्ष्मी जी का व्रत कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं और कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं और पत्नी को ड्रेसेस वगैरह भी दे सकते हैं, इससे भी उनकी पत्नी खुश होगी। और अगर हाँ जी, और लड़की का देखना है तो उसका मंगल चेक करिए, उसका मंगल चेक करिए। अगर लड़की की शादी नहीं हो रही है या मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम है तो उनको बोलिए कि तो वो आप कुंडली मतलब बाद में लगाओगे, लास्ट में? हाँ लास्ट में 4-5 कुंडलियां लेके आऊंगी, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करूंगी, उसको आपको बताऊंगी भी कि इसमें ये प्रॉब्लम थी। मेरे पास भी है 1-2 कुंडली, एक है लव मैरिज की है, ले आना। नहीं मेरे पास एक कुंडली है लव मैरिज की है और एक कुंडली है मेरे पास जिसमें अभी तक मैरिज नहीं हुई। ठीक है, उसका सूर्य जो है उसका देखिएगा कि उस सूर्य से शुक्र कितने अंश के अंदर है। सूर्य से जब शुक्र 3 डिग्री के अंदर रहता है तो भी विवाह नहीं होता। और अगर 27 से मतलब ऊपर रहेगा तब मैं भी आपको जैसे मान लीजिए कि 27 डिग्री का सूर्य है और 25-26 डिग्री का शुक्र भी है तो उनका विवाह नहीं होगा, वो कितना भी कर लेंगे विवाह नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्यों? या फिर एक टाइम जब शुक्र अस्त हो जाता है कुंडली में ही तो बहुत मुश्किल से विवाह होता है और कई लोगों के तो विवाह देखे भी नहीं। हाँ बिल्कुल, उसका अभी तक हुआ ही नहीं है। ये सब सही है, बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल लगा है। मेरे पास भी एक कुंडली है, उनकी एंगेजमेंट उन्होंने मुझे नहीं बताया, उनकी एंगेजमेंट हो गई और 2 साल से उनका भाई कोमा में पड़ा हुआ, अभी तक शादी नहीं हुई, एंगेजमेंट हुई पड़ी है। यानी अस्त होने पर भी शादी में दिक्कत होगा और क्या है कि उनका डिग्री कम बहुत होगा सूर्य से तब भी। तो फिर शादी नहीं ही होती है। हाँ। मतलब कुछ परसेंट ऐसी हैं जिसमें उस बंदे ने शुक्र को बहुत ज्यादा खुश कर लिया तो कहीं होंगी जाके उसको उसके मतलब सुख नहीं मिल पाता, अच्छा। विवाह का सुख नहीं मिल पाता। और लड़की की शादी में अगर दिक्कत हो रही है, लड़की के विवाह में दिक्कत हो रही है, उसको आप बोल सकते हैं कि 108 चोले चढ़ा दें हनुमान जी को मंगलवार, 108 सुंदर कांड का पाठ करवा दें। तो लड़के के लिए गुरु को देखेंगे ना? गुरु तो दृष्टि डालेगा तो ठीक है, लेकिन मंगल को पति मानते हैं इसलिए मंगल के उपाय करवा दो। बहुत मैंने तो मंगल के उपाय करवाए और सूर्य बुध शुक्र मंगल भी को नाड़ी में ना मंगल को पति मानते हैं और वैदिक में जो है वो गुरु का करते हैं और लाल किताब में पता नहीं किस चीज का है, मुझे नहीं मालूम। तो और सेकंड शनि को शायद मुझे नहीं, हमें ना मैम ने बताया था, चाचा इन्होंने क्या नाम है, नहीं शनि को चाचा मानते हैं लेकिन शनि को सेकंड पति मानते हैं, हमें इन्होंने बताया था मीनाक्षी मैम ने, नाड़ी में ऐसे करके बताए थे उन्होंने। और थर्ड सेकंड को गुरु मानते हैं, थर्ड को शनि मानते हैं, ऐसे करके कुछ बताया था शायद। हाँ, मैं सुनूंगी वीडियो तो बताऊंगी आपको। ये भी है। किस हाउस से पहला पति देखते हैं, किस हाउस से दूसरा पति देखते हैं। देखो 7वें घर से पहला पति देखते हैं, 9वें घर से दूसरा पति देखते हैं, 11वें घर से तीसरा पति देखते हैं, ठीक है। और पहले घर से जो है वो चौथा पति देखते हैं। दो घर आगे बढ़ाते जाओ, अगला अगला पति देखते जाओ। अच्छा ऐसा होता है। हाँ, दो घर आगे बढ़ाते जाओ,
अगला अगला पति देखते जाओ। तो इससे पता कैसे चलेगा? उसका कनेक्शन होगा। अच्छा। उसका कनेक्शन हो जाएगा। फिर से चेक करनी पड़ती है, 9th हाउस को लगन में बिठा, 7th में बिठा करके फिर वो कुंडली घुमा के देखती है। आसान थोड़ी है। तभी मैं कह रही हूँ कि अगर आप ना जैसे एक एक चैप्टर करा रहे हो तो एक एक चैप्टर में एक एक कुंडली लगा लो ना, या दो दो कुंडली, तो बहुत क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। ठीक है, लगा लूंगी। क्योंकि उससे आज क्या है तो कि कुंडली लगाने से ना क्लियर हो जाएगी। काफी क्लैरिटी आ जाती है अगले कि क्लास में भाई लग जाएगा जो कुंडली, अगले क्लास में। ये मैरिटल लाइफ हाँ सही हो जाएगी अगर ये चोले चढ़ाने का काम 108 बार सुंदर कांड का पाठ उनको करने के लिए। नहीं कई नहीं, लोग ये मैरिटल लाइफ सही होगी या फिर इसमें जो शादी हो सकती है, शादी क्योंकि भी जैसे होती कईयों है। की शादी नहीं होती। हाँ हाँ, शादी भी होती है, मैंने 108 चोले चढ़वाए हैं। हाँ, ये दोनों का रीजन है। अच्छा एक तो अच्छा। आठ करवाते करवाते 108 सुंदर का कांड का पाठ करवाते करवाते बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा बहुत सारी ओके चीजें। ओके। तो 108 तो देखो कंटिन्यू तो नहीं कर सकता कोई। नहीं नहीं, 43 डेज के अंदर करना है। अच्छा 43 डेज के अंदर लगातार करना है। ओके। और अगर कभी लेडीज नहीं कर पाए तो हस्बैंड या बच्चे कर सकते हैं उसकी जगह। अरे हस्बैंड काहे को करेंगे, अगर लड़ाई हुई है तो नहीं करेगा ना। हाँ सरिता जी, और जो राइट नहीं पढ़ी, राइट। अब जो पढ़ ही नहीं पाता है उसका क्या करें? मैंने तो सुनवा के। भगवान के चोले चढ़ाने हैं जो 108 जी मैं 43 डेज में, तो 43 डेज में क्या कैसे चढ़ा मीना सकते जी हैं? क्या कह रही है? नहीं मैम, 43 डेज में चोले नहीं चढ़ाने। वो चोले जो है वो एक साथ नहीं चढ़ाने हैं। जैसे एक बार एक एक 21 करके 21 करके चढ़ा, 21 करके चढ़ा देते हैं। 21 मतलब चोले चढ़ाने का मतलब कि वो कपड़ा चढ़ाना कि लेप लगाना जो होता है उस चमेली के तेल में कपड़ा सिंदूर का? कपड़ा। मैं बता रही हूँ, नहीं नहीं, खाली कपड़ा नहीं होता। चोले चढ़ाने का मतलब होता है कि हनुमान जी को वो जो उनका उनकी जो ड्रेस आती है उसके साथ हाँ, में वस्त्र आता सिंदूर है। आता है। जी, सिंदूर आता है, जनेऊ आता है, और चमेली का तेल आता है, और ये क्या हाँ कहते हैं, कपड़ा आता है। हाँ, ये इतना सिंदूर चढ़ाएगा। सिंदूर चमेली का हाँ तेल, वो पूरा जनेऊ सामान मिल और जाएगा ये। लाल कपड़ा। लाल हाँ, कपड़ा चढ़ाना है ना? लाल कपड़ा नहीं, वो उनकी ड्रेस बनवा करके ही चढ़वाते हैं। तो बनी बनाई भी मिलती है ना बाजार में? वो तो मिलती है बाजार मैम। में मिल जाती है। हाँ, मिलती है। और बाजार ये में मिल जाती है। और सुंदरकांड के पाठ जो है वो वो खुद पढ़ के करने हैं या किसी से करवा सकते हैं, या यूट्यूब पे सुनते रहो? जो मैम अब पढ़ नहीं सकता, ऊपर वाला भी बेवकूफ नहीं है। जो बंदा पढ़ नहीं सकता वो बैठ के बाँच ले, बाँच रहा है कोई सुन ले। लेकिन जो बंदा पढ़ सकता है, अगर बीमार खुद है तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा, वो किसी न किसी रीजन को ही हाँ, बताना, ठीक है, ठीक खुद ही है। पढ़ना पड़ेगा। तो ये 100% काम करता देखा गया है। हाँ, मतलब 2 लोगों का तो मैंने ही ठीक किया, भगवान की जैसे उनका ठीक चला। मतलब उन्होंने ये 2 काम किए थे, पर 108 बात ये है कि बहुत सारे लोग ना इस बात को मानते हैं, और ऐसे भी हैं जो नहीं मानते, बोलते अगर भाई नहीं इतना मानते एफर्ट हैं तो कैसे मैं करें। उनकी किस्मत है फिर। जो हाँ, नहीं मानते हैं ना, तो उनकी किस्मत है, फिर वो नहीं ठीक होंगे। और जो मैम जो अगर नहीं मतलब मानते ना फिर आप इतनी उन्हें कम फोर्स नहीं लिमिट कर में, सकते। इतनी कम लिमिट में इतना सारा कैसे करें, ये बात कर रही हूँ, पाठ की नहीं बात तो कर रही हूँ। चोले तो वो चढ़ाए वो जाते हैं। टाइम, नहीं नहीं मैम, फिर वो डेली डेली का बांध ले, कोई ऐसा हाँ, इशू नहीं है। अगर आपको डेली एक पाठ तो जनरली हर कोई कर सकता है, 2 घंटे का पाठ है सुंदरकांड अरे का, मैम तो बिल्कुल, 1 ज्यादा नहीं घंटे में होते ना। मुझे तो 45 मिनट लगते हैं एक सुंदरकांड का पाठ करने में। मैं भी 1 घंटे में कर लेती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ, अभी भी रूटीन है मेरी। मंगल शनि को, डेली नहीं करती अभी मैं, नहीं मंगल नहीं शनि को ही करती हूँ। नहीं, आपको तो वैसे भी इतना पढ़ना है तो भी कर लेते हो। करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। इसको हर किसी की कहते हैं ना, सूर्य बुध शुक्र कहीं भी बैठा हुआ हो, आप लोगों ने लाल किताब किया हुआ है, तो सूर्य बुध शुक्र कहीं भी बैठा हुआ है, वो उपाय करना ही चाहिए। लोटे वाला मूंग वाला उपाय करना ही चाहिए, टाके लगा के जो करते हैं वो विवाह से पहले करना चाहिए। ये तम करता ही करता है। अभी जब पता ही विवाह के बाद लगता है तो विवाह के बाद ही करना है ना। अब पता पता बाद में लगा तो पता बाद में करवाओगे तो क्या ही करोगे।
बाद में ही किया है। हाँ, सही बात है लेकिन करने के बाद ना लोगों के मैम, जब जो चीज लिखी है नहीं, लेकिन वीना जी मैम, जब जो चीज लिखी है वो तभी होनी है। अगर वो विवाह से पहले लिखी है तो तब हो जाएंगे, अगर नहीं लिखी तो वो कहीं ना कहीं रुकावट आएगी और वो बाद में होगा। विवाह से पहले तो टेबे भी नहीं दिखाए थे, किसी को अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ ही मालूम नहीं थी। अपनी बात कर रही हूँ, बच्चों की नहीं। हाँ तो बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे हुआ होगा। बाद में ही हो गया एक ना। बच्ची का मैं बता रही हूँ, एक बच्ची दिल्ली की बच्ची है, उसका सूर्य बुध